Good afternoon, guys. We'll start the session within 5 minutes.
एनी रफ आइडिया क्या होता है इंग्लिश मीनिंग क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वुड बी द इंग्लिश मीनिंग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अगर बोलूं तो व्हाट यू अंडरस्टैंड ठीक है तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑल आर लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसपे हमारे सारे लॉज प्रिंट है राइट तो अगर आप लीगल सब्जेक्ट में कोई भी लॉज पढ़ते हैं तो उस लॉ की वैलिडिटी डिपेंड करती है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन पेपर से मैच हो रहा है नहीं ठीक है कोई फेमस प्रिंसिपल पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत ही प्रेवलेंट है ऐसा कोई राइट ऐसा कोई आर्टिकल एनी आइडिया राइट एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स क्या राइट टू प्राइवेसी राइट टू फ्रीडम ठीक है राइट टू ओके राइट टू राइट और so basically these are the fundamental rights under the constitution up now every law rests upon the constitution and rests upon the fundamental rights why मान के चलो कि आप सीएल में एडमिशन लेने आए हो और मैं ये बोल दूं कि नहीं लड़कियों को एडमिशन नहीं देंगे सिर्फ लड़कों को एडमिशन देंगे will it be justified why राइट टू इक्वालिटी अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा बिकॉज़ इट इज अ फंडामेंटल व्हाई वी कॉल इट एज अ फंडामेंटल बिकॉज़ इसके बिना सिस्टम रन नहीं कर सकता अगर आप जॉब में जाओ कल को आप इंटरव्यू में जाओ और मना कर दे कि ये लड़का सुंदर है इसलिए इन लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा सिर्फ काले लड़कों को एडमिशन देंगे विल इट बी जस्टिफाइड तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो ये बोलता है कि कास्ट रिलीजन ये हिंदू है इसको एडमिशन देंगे क्रिश्चियन इसको एडमिशन नहीं देंगे राइट ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता राइट क्या आप फ्रेंडशिप बनाते हैं रिलीजन के बेसिस पे रिलेशनशिप बनाते हैं रिलीजन के बेसिस पे कलर के बेसिस पे राइट तो ऑल दिस थिंग्स इवन इन अवर जनरल लाइफ ठीक है क्या मैं आपको दो झापड़ मार सकता हूँ आके विदाउट एनी रीजन ये तरीके से एक्सप्लॉइटेशन तो इसके अगेंस्ट भी हमारे पास राइट है ठीक है तो लीगल पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेस है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल राइट बेस है सो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर रखनी है ठीक है तो डू नॉट गो फार बिहाइंड लेकिन सिर्फ एक कॉमन सेंस लगा के सोचना है राइट सो व्हाट एवर यू स्टडी in constitution you have to relate it with the common sense अब जैसे अगर आप yesterday also मैं क्लास में बता रहा था कि करंट अफेयर्स का और लीगल का बहुत ही कॉमन अगर आप फेमिनिज्म को देखते हैं पता है फेमिनिज्म क्या होता है नहीं पता क्यों वुमेन सपोर्ट क्यों मेन के लिए क्या होते हैं मेन के राइट के लिए कौन सा एग्जाम आता है क्यों फेमिनिज्म हो रहा है
सॉरी राइट, जो फेमिनिज्म ओरिजिन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। लड़के जॉब कर सकते हैं, लड़कियां जॉब नहीं कर सकती हैं। लड़के रात के 9 बजे के बाद घूम सकते हैं, लड़कियां रात के 9 बजे के बाद घूम नहीं सकती है। ठीक है, एंड मेनी मोर। ये सारे रेस्ट्रिक्शन आप खुद के घर पे भी देखेंगे। इवन आपकी भाई या बहन के बीच में आप डिस्टिंक्शन देख सकते हैं कि वो नाइट आउट भी कर रहा है तो अलाउ है, लड़कियों को घर पे रहना है या परमिशन लेना है, दैट मेनी रीजंस। लड़का 11 बजे भी बिना बताए आ रहा है, नो इश्यूज, पेरेंट्स आर फाइन। तो दिस इज अ पेट्रियार्किक सोसाइटी जहाँ पे हम जो है मेल वर्जन को बहुत प्रमोट करते हैं और फीमेल वर्जन को पीछे छोड़ देते हैं। तो दिस इज अ फंडामेंटल, नाउ दिस इज व्हेन वी से फंडामेंटल राइट, ये एक्चुअल फंडामेंटल है, इजंट इट? हम अपने घर पे भी देखते हैं, वी सी सो मेनी लेस फैमिलीज जहाँ पे वर्किंग वुमेन होती हैं, राइट? मोस्ट ऑफ आवर वुमेन आर हाउसवाइफ, right? How many of you have a working mother? Almost equal or lesser ratio, right? अगर 50 में देखेंगे तो 10 या 20 ही होंगे। In general, we are not seeing. Recently, the trend is changing. That's what feminism is. Now the voice has started raising that women should also get a right. Are women allowed in army? आर्मी में अलाउड है? कभी देखा है ब्रिगेडियर कमांडर वुमेन को? कारगिल वॉर में कौन लीड कर रहा था? किसी भी वॉर में देखा है वुमेन कमांडर को? कहाँ कहाँ देखा है वुमेन को आर्मी में? नेवी में, एयरफोर्स, ठीक है। तो रिसेंटली 2020 में जजमेंट आया है जहां पे वुमेन को अलाउ किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। 2020 से पहले वुमेन वर नॉट अलाउड टू गेट अ परमानेंट पोस्ट इन आर्मी। ऑफिशियल पोस्ट मिलती थी, मतलब ऑफिस में बैठ के काम करने वाली। तो जो ब्रिगेडियर कमांडर ये सब टॉप पोस्ट होती है, ये सब नहीं मिलते थे वुमेन को। क्यों? क्योंकि कंसीडर किया जाता है कि भाई नहीं मैनेज कर पाओगे, ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, ऊपर पानी नहीं होता, ऊपर वॉशरूम नहीं होता, नहीं होगा मैनेज। बट अ ग्रुप ऑफ वुमेन फॉट दैट इट डज नॉट मैटर, इफ men can manage in those situations, women can also manage in those situations, right? So this is the fundamental concept, right to equality. ठीक है, we see across, we see around us. So constitution is all around us. Freedom of speech. मैं भी आपको 4 बातें गलत बताता हूँ, do you have right to correct me? Do you have right? स्कूल में आप करते थे ऐसा? नहीं करते थे, क्यों? वाइवा में कम नंबर आया, राइट? मोस्टली वी वर ऑफ द व्यू दैट टीचर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, वरना एग्जाम में कम नंबर आएंगे, वाइवा में कम नंबर आएंगे। तो व्हाट इज दिस? आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व कर दी, क्योंकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हुआ जिससे कि आप बोल सको अगेंस्ट। व्हाट इज हैपनिंग इन टुडे सोसाइटी? आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलो, जेल। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट कुछ भी बोलो, जेल। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करना, राइट? आर यू फॉलोइंग इन द न्यूज चैनल्स? देखा है आपने यूपी गवर्नमेंट में, यूपी में कोई भी अगर ट्वीट कर दिया आदित्यनाथ के अगेंस्ट, एडिशनल चार्जेस लग जाते। हैव यू सीन? देखा है किसी ने? तो ये सिनेरियो है। सो दिस इज व्हाट, इफ यू विल बी अवेयर विद द करंट सिनेरियो, आपको करंट अफेयर्स और लीगल दोनों का नॉलेज होता है, राइट? So if you pick any issue, जैसे कि लिकर्स, छत्तीसगढ़ में लिकर को काफी प्रमोट किया जाता है, गवर्नमेंट इज फेवरेबल, ठीक है। गुजरात में गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल फेवरेबल,
हमारा आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो अनरीजनेबली लिकर डिस्ट्रीब्यूट ना करे। ठीक है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ देयर आर टू कांसेप्ट्स, एक होता है राइट्स और दूसरा होता है ड्यूटी। ठीक है, क्या मतलब होता है राइट और ड्यूटी का? कॉमन सेंस लगा के बताओ। सोचो ना, बताओ। क्या दोनों इंटर रिलेटेड है? बताओ शान। सोचो सोचो सोचो। ड्यूटी नॉर्मल बताओ, ड्यूटी क्या होता है? बताओ नॉर्मल एकदम कैजुअल, व्हाट इज ड्यूटी? मम्मी की ड्यूटी है खाना बना के देना? नहीं है। आप स्कूल जाते हो तो कौन खाना बना के देता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मम्मी या पापा व्हाटसोएवर। सॉरी, पोस्ट हाँ, वो तो एक अलग सेंस हो गया ड्यूटी का। मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी पूछ रहा हूँ, राइट इन ड्यूटी। वो तो ड्यूटी जो टैक्सेस होती है उसको भी ड्यूटी बोलते हैं, राइट? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वो तो अलग है। नॉर्मल ड्यूटी क्या होती है? मतलब ड्यूटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलर वर्क। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कॉल कर रहे हैं रात को 10 बजे या सुबह 5 बजे उठने के बाद सोने से पहले, ड्यूटी है? नहीं है, नहीं ड्यूटी। नहीं चलेगा। सो ड्यूटी, या राइट ऋषिका, हैविंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, तो मतलब ड्यूटी सर्टेन थिंग व्हिच वी हैव टू डू। ठीक है, आपका स्कूल है, आपकी ड्यूटी बनती है कि सुबह 6 बजे रेडी होकर 7 बजे स्कूल पहुंचना है। ड्यूटी बनती है। नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा? एंट्री नहीं मिलेगी, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब राइट और ड्यूटी ऐसा होता है, अगर आपका राइट है, जैसे आपने सीएल में पैसा दिया है पढ़ने के लिए, तो क्या हो गया? आपका राइट हो गया। क्या राइट हो गया? आपका राइट हो गया मटेरियल्स लेना, आपका राइट हो गया क्लासेस में बैठ के क्लासेस को अटेंड करना। ठीक है, तो जब सामने वाले के पास राइट आ जाता है तो दूसरे आदमी के पास क्या आता है? ड्यूटी। अब मेरी ड्यूटी क्या है? आप लोग को पढ़ाना। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है पढ़ने का। क्लियर है? कोई डाउट? तो यही होता है फंडामेंटल राइट। अब जब फंडामेंटल राइट हमारे पास आ जाता है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, तो सामने वाला कौन हो गया? वी एज एन इंडिविजुअल हैव राइट्स। तो हमारे सामने कौन है? आपके राइट, आपके पढ़ने के राइट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका राइट है सीएल में मटेरियल लेना, कौन कर रहा है? राइट को फुलफिल कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, फैकल्टीज कर रहे हैं। तो जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, ये कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की, राइट? तो जब आपके पास राइट आ जाता है तो गवर्नमेंट के पास ड्यूटी आ जाती है। समझ रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज कांसेप्ट कि आप, हमारे पास फंडामेंटल राइट है,
तो गवर्नमेंट के पास ड्यूटी है उस राइट को प्रोटेक्ट करने की। विमेन और मेन के बीच में नहीं हो सकती, अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती। अरे ये दलित है, इसको नहीं लेंगे, इसको में पानी नहीं मिलेगा। आज ये used to happen in an early 1900 century, it used to happen that एक public well होता था जिसमें दलित अलाउ नहीं होते थे, राइट? वी ऑल हैव हर्ड। तो यही सारी चीजों को जो कस्टम्स, जैसे सती, सती पता है क्या होता है? सती प्रथा क्या होता है? वाइफ को जला देते हैं, खुद जाती है उसमें, ठीक है? तो क्यों, क्या कंसेप्ट है कि मैरिज इज अ सेक्रेड रिलेशनशिप, और एक्चुअली क्या होता है, इफ वी लुक एट द रिलीजियस बिहाइंड इट, धार्मिक पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट, ऐसा होता है कि द हस्बैंड इज अ मींस फॉर अ वाइफ टू गेट लिबरेटेड, और अगर हस्बैंड ही खत्म हो गया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वाइफ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, तो शी एंड्स हर लाइफ ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो अगेन दिस इज अ इन वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन धर्म और जाति को नहीं मानता, राइट? जैसे रिसेंट आपने सबरीमाला टेम्पल का इशू सुना है? सबरीमाला नाम सुना आपने? एक टेम्पल है सबरीमाला नाम का, वहां पे लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म है जिसको लॉर्ड अयप्पा बोलते हैं। यहाँ सेक्टर 5 में भी लॉर्ड अयप्पा मंदिर है, देखा होगा आपने। वहां पे सिस्टम ये है कि जो विमेन होती हैं मेंस्ट्रुएटिंग एज की, क्या होती है मेंस्ट्रुएटिंग एज? क्या होती है? से लेके एज 10 से लेके 40 तक मेंस्ट्रुएटिंग एज मानी जाती है। तो इस एज की विमेन को टेंपल पे एंट्री अलाउड नहीं है, ये टेंपल का रूल है, ठीक है? तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था कि दिस इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, ठीक है? आप चाहते हो कि आप लॉर्ड अयप्पा की पूजा करो, लेकिन आप जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज में यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेंपल। तो इसी को लेके अभी इशू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखी कि वहां के टेंपल की पिछले 100 साल की बिलीफ है और पिछले 100 साल की प्रैक्टिस है कि 10 to 40 इयर्स की वुमेन को अलाउ नहीं करते। इस प्रैक्टिस को ओवर रूल करके उन्होंने ऑर्डर दिया है टेंपल को कि एवरीबॉडी विल बी अलाउड, तो वो रूल हट गया। तो अवर लॉ डज नॉट सी आवर रिलीजन। हो सकता है कि हमारा कुछ कस्टम होगा, ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टेन कस्टम, जैसे कि आप हिंदू शादियों में देखेंगे कि 7 फेरे होते हैं, राइट? दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो देयर आर सर्टेन कस्टम्स व्हिच विद टाइम हैव बिकेम अ लॉ, ठीक है? अगर आप 7 फेरे नहीं लोगे शादी में तो कह रहे क्या फालतू चीज है, आपकी शादी वैलिड नहीं मान जाएगी, राइट? So there are certain customs which had taken a form of law. So this is all about constitution, like a basic idea. This is the ground idea for the constitution. Constitution is based upon, किस पे based है constitution? तो बताया थोड़ी देर पहले, राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है? एक इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का राइट है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और उसी को लेके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कि क्या किसकी पावर है। इंडिविजुअल की पावर्स बताइए, गवर्नमेंट की पावर्स बताइए, और इनफैक्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया है कि कब आपकी पावर को कर्व किया जा सकता है, ठीक है? मान के चलो अभी कोविड लगा था, लॉकडाउन लगा था, क्या आपको लॉकडाउन में अलाउ था कि आप 5-6 दोस्त बढ़िया गले में हाथ डाल के सीसी में घूमे? नॉर्मली अलाउ रहता है, लेकिन घूमते थे हम पहले, क्या उस टाइम अलाउ था? क्या आप क्लेम कर सकते हो आपका राइट है? नहीं। तो दिस आर द सर्टेन एरियाज जहां पे गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि दे कैन कर्ब योर राइट्स, ठीक है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुने हो? तो आपका कॉलेज कौन सा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का? क्या नाम है उसका? लेडी श्री राम। और उसमें बॉयज अलाउ है? नहीं अलाउ है, नहीं अलाउ।
डीयू का टॉप का कॉलेज नंबर 1 का लेडी श्री राम कॉलेज, उसमें बॉयज अलाउड, इट इज ऑल गर्ल्स कॉलेज। क्या आप राइट टू इक्वालिटी क्लेम कर सकते हैं? क्यों? कैसे डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों लड़कों की लेंगे? मैं सीएल बोल दूं कि सिर्फ लड़कों के लिए बना है, बोल सकता हूँ ना मैं तो। इस हिसाब से डिक्लेयर करते हैं कि करियर लॉन्च इज ओनली मेंट फॉर बॉयज, विल इट बी वैलिड? क्यों? तो यहाँ नहीं हो रहा है, पिछले 50 साल से कॉलेज चल रहा है, क्यों नहीं? आर्मी स्कूल में देखा है आर्मी स्कूल, ठीक है, सुना है लड़कियां अलाउड नहीं? क्यों? सोचो ना, खुद का दिमाग लगाओ, मेंटल एक्सरसाइज करो, सोचो, थिंक अबाउट इट। बोलो बोलो, सोचो ना, कुछ भी रीजन दो, आई नीड। और हमने अभी डिस्कस किया है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, दिमाग लगाओ। एग्जाम तो 4 साल 5 साल हुआ है, श्री राम कॉलेज 50 साल पुराना। सोचो, अरे बताओ ना कैसे। गर्ल्स को डाउन था, हाँ।
कुछ पेरेंट्स का ऐसा होता है कि समाज के बेसिस पेरेंट्स को आगे नहीं सोचना पढ़ने के लिए कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए दैट विल बी द कि वो लोग जैसे गर्ल्स कॉलेज से बोलते हैं and so girls college from एक साथ काम करते हैं एक स्पेशल सिर्फ वुमेन्स कॉलेज को करके basically we have discussed how women were lag behind in comparison to men with respect to everything, education, job, sports, सब जगह women were lagging behind क्योंकि opportunity नहीं दी गई थी. Just to facilitate the admission of the girls and उनको convince कराना कि you have ample opportunities. और जो पहले इशू होता था वो men is to women का इशू बहुत ही कम होता था. मतलब there are 1000 men तो वो कहता 200 फीमेल है कंपैरिजन में. तो इतने कंपटीशन में ऑफ कोर्स दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एरिया टू स्टडी. तो इसलिए डिसाइड किया गया कि दिस इज जस्ट बेनिफिशियल प्रोविजन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेनिफिशियल प्रोविजन है जैसे छोटे बच्चों के लिए या ओल्ड एज पीपल के लिए या फिर वुमेन के लिए. तो ये बेनिफिशियल प्रोविजन होता है. जब ऐसे प्रोविजंस में क्लॉज बनाए जाते हैं तो उसमें आप इक्वालिटी नहीं कर सकते, राइट. तो इसीलिए अब जैसे कि ये हो गया बेनिफिशियल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस. अब जैसे 2020 में तो आर्मी में वुमेन को अलाउ किया गया, उससे पहले अलाउ होता था. तो फिर क्यों एंट्री करेगा आर्मी स्कूल और क्यों जाएगी कोई वुमेन आर्मी स्कूल, राइट. स्पेशल पर्पस की अगर लॉ बनाया जाता है या कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. तो we'll see today the history of Indian Constitution. So there are many acts behind this also. हमारी हिस्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होती है, but that is for you to study. Okay, have a basic idea about it. So these are the prominent acts which led to the formation of the constitution. हमारा constitution कब बना था? 26 November 1949 और 1949. ठीक है, देखते हैं. Famous act called Indian Councils Act of 1909. This act is also known as Morley Minto Reforms. What is Morley Minto? Sorry, visible नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो कौन है Morley Minto?
parliament का कौन राइट गवर्नर्स ठीक है यही यही सारी जगह में आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है देख हिस्ट्री पढ़ी आपने हिस्ट्री पढ़ी वेल चंदा तो अच्छा अगर नहीं पढ़े हो तो आपको ये पता है ब्रिटिशर्स पूरी तरह से कंट्रीज कब से कब तक कब तक करे तो बता दो 90 क्यों फ्रीडम तो क्या यूज किया तब ही फ्रीडम ठीक है फ्रीडम बताओ कब यूज किया अरे सोचो यार ऐसा फ्रीडम कब ओके कर ओके तो क्या रिपब्लिक डे कब मनाते हैं क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलना चाहिए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है पीपल चूज देयर ठीक है कैसे ठीक है तो फिर हम कहाँ पहुंच गए थे ये सारे कंसेप्ट कहाँ लेके जा रहे हैं क्यों हम इलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट
सुना क्या है? जोर से बोलो। ठीक है, ये मेन रीजन है। कल आप चल रहे हो सड़क पर, आपको आगे दो लोग हटा दें तो कौन प्रोटेक्ट करेगा आपको? राइट, गवर्नमेंट करेगी, इसीलिए हम इलेक्ट करते हैं। आपका घर आके खोल दो मेरा पूरा, कौन प्रोटेक्ट करेगा आपको? गवर्नमेंट। इससे पहले क्या सिस्टम होता था? गुंडाराज बोलते थे। राइट, सुना गुंडाराज सिस्टम? कोई फायदा नहीं, आप कुछ भी करो किसी के अगेंस्ट, nobody will protect you. यूपी में आज भी चलता है। So we elected government for a very simple purpose, that is we have certain rights and we need someone to protect our rights. Like we enter into relationship, who can value our emotions, who can be with us, who can share feelings. So there are certain objectives for which even in our personal life we select a person. जिंदगी चलाने के नहीं देते। You cannot say देश चलाना है then government is. That is not our perspective. We all have a individual selfish motive behind each and every act. Right? तो हमारा क्या मोटिव है? कल रास्ते चलते रेप ना हो जाए, कल रास्ते चलते मर्डर ना हो जाए। This is what for government is to protect. रास्ते चलते लूट ना हो जाए। Right? Police station, कोर्ट्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सारी बॉडीज इसीलिए बनाई गई है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर राइट्स। और ये राइट्स कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। सो दैट इज द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन क्रिएटेड, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। क्यों उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं? क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हो गया तो हमारे राइट्स एस्टैब्लिश हो गए और राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला भी एस्टैब्लिश हो गया। So that becomes a democracy. Now we have rights and now we have the power to choose our elected. हम चूज कर सकते हैं कि हम किसको इलेक्ट करेंगे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको रिपब्लिक डे कि now our country is a democratic country. Now our country rests upon the constitution. आज कोई गवर्नमेंट अपने मन से चल सकती है क्या? नहीं चल सकती, राइट? गवर्नमेंट चेंज हुई है कई टाइम। earlier इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गिराया गया था because they were outraging the individuals' right. पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को गिराया गया था। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिराई गई। So government can be overthrown. Why? Because they are not following the constitutional mandate. ठीक है? क्या ऐसी कंट्रीज हैं जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रन करती हैं? क्या बोलते हैं कंट्रीज को जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रन करती हैं? दोस्तों बोलो। डिक्टेटरशिप सुना है? क्या होता है? वन मैन क्या होता है? ठीक है, तो मान के चलो कि मैं हूँ डिक्टेटर इंडिया का, ठीक है? एंड आई से दैट लूटिंग इज अ वैलिड थिंग। क्या सही गलत? मैंने रेप करने के लिए भी अलाउ कर दिया है, अलाउड है। क्या सही गलत है? गलत है, गलत है भाई। बताओ। नहीं, but can you do something? क्या नरेंद्र मोदी अपने लॉ निकाल दे तो आप बोल सकते हैं अगेंस्ट? बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? और नरेंद्र मोदी
bound to the 8 million people, right? Dictator, autocrat, monarch, ruler, these are the terms where they decide the law. उनको मन किया तो ये कर दिए, उनको मन किया तो 100% टैक्स लगा दो, उनको मन किया तो 100% दे दो. You cannot claim. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है so that responsibility or duty of the government can be fixed, right? So clear है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, समझ में आ गया? ठीक है. So Indian Council Act 1909. This is also known as Monument to the March of Constitution. अब क्या होता था कि 1947 से पहले तक हमें कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स रूल करते थे, राइट? अब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स का हेड कौन हुआ करता था? हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है ना. ब्रिटिशर्स में कौन होता है हेड? क्या बोलते हैं? विधायक, एमएलए, एमपी, बाबू, उसका नाम होगा ना, गवर्नर, राइट? इसको बोलते थे गवर्नर जनरल. जो रूल करते थे हमारे यहाँ रूलर कौन है? प्राइम मिनिस्टर रूलर होता है. हेड होता है, हेड कौन होता है? कौन होता है? कंट्री का हेड कौन? प्रेसिडेंट होता है. कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट. जो रूल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट. तो ऐसे हेड होता था फॉरेनर्स में, ब्रिटेन में किंग और क्वीन, और जो नीचे रूलर जो होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उनको बोलते हैं गवर्नर जनरल. तो हमारे इंडिया में कुछ गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे इंडिया का. और जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वैसे इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया था 1909 to govern certain things. Now direct elections to legislative councils first attempt at producing a representative and popular element. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम जो है, अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? देखो दो चीजें होती है. हमारा पार्लियामेंट, व्हाट कंसिस्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट? व्हाट कंसिस्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट? क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट. ठीक है. तो ये तीन चीज को मिला के हमारा पार्लियामेंट बनता है. क्यों ऐसा होता है? अब हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है? ठीक है. एक ही मतलब पार्लियामेंट यानी कि तीनों होता है. लेजिस्लेचर है, लोकसभा के पास जो लेजिस्लेट करना होता है लॉ बनाना. ठीक है. तो लेजिस्लेशन की पावर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को होती है. और इसलिए बोला जाता है कि लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है. या तो तीनों अलग अलग अकेले बना, या तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर बना सकते हैं. ठीक है. तो अब क्या होता है, हमारे कंट्री में कोई भी चीज गवर्न होती है लॉ से. हर चीज का लॉ है. अगर मर्डर हो जाए तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. ठीक है. अब अरेस्ट करना है पर्सन को, ठीक है, मर्डर हुआ, रेप हुआ, चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, रॉबरी हुई, डकैती हुई, तो ये सारे जो पीनल चीजें हैं जिसपे आपको पेनलाइज किया जा सकता है उसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड. अब क्या प्रोसीजर होगा, कब एफआईआर करेंगे, कहां एफआईआर करेंगे, कोर्ट कब जाना है, इसके लिए क्या आता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो वर्ड प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्रोसीजर बताता है कि क्राइम को कैसे हैंडल करना है.
क्राइम क्या होता है ये इंडियन पिनल कोड में बताता है। तो ऐसी कोई भी चीजें हमारे देश में हर एक चीज का लॉ है। You pick anything and that is governed by a certain law. Now every law is passed by a parliament. क्या प्रोसीजर होता है? या तो राज्यसभा या तो लोकसभा ओरिजिनेट करते हैं और उसको हम बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब बिल जो है अगर राज्यसभा ओरिजिनेट करती है तो लोकसभा में जाता है, लोकसभा ओरिजिनेट करती है तो राज्यसभा में जाता है। जब दोनों पास कर देते हैं तो फिर कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उससे सिग्नेचर करता है, उसको हम लीगल में बोलते हैं असेंट। क्या बोलते हैं? क्या करता है? इंपॉर्टेंट टर्म। So president give assent to the bill and that bill takes the form of a क्या हो जाता है? बिल क्या बन जाता है? बिल बन जाता है एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लॉ। तो कंफ्यूज मत होना बिल और एक्ट के बीच में। अगर जब तक एक्ट नहीं बना है तब तक वो लॉ नहीं है। ठीक है। बिल सालों साल पेंडिंग रहता है राज्यसभा या लोकसभा में। दैट डज नॉट मीन कि वो लॉ हो गया। ठीक है। लॉ तभी बनेगा जब दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है और वो कहां पब्लिश हो गया? ऑफिशियल गैजेट। ये वर्ड भी लिख दो, ऑफिशियल गैजेट। हर चीज, हर नोटिफिकेशन अगर प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, कहां पब्लिश होगा? ऑफिशियल गैजेट में। आप कभी भी पेपर खोलोगे ना तो देखना पेपर में पेज आता है, उसमें ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया दिया रहता है। तो कोई भी नया अपॉइंटमेंट, कोई भी नया लॉ आपको न्यूज़पेपर में भी गैजेट आता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो लॉ बन जाता है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहाँ का आदमी है? राज्यसभा की लोकसभा? क्यों? राइट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते हैं जो हम चुनते हैं। राइट। ठीक है। इनको एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है वो? ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और वो एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो लेजिस्लेटिव, अब लोकसभा को स्टेट की टर्म्स में देखते हैं। हर स्टेट का एक लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको लिख दो। अगर स्टेट में किसी पूछेगा क्या है तो लोकसभा का स्टेट में मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा को बोलते हैं स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर पूछेगा लेजिस्लेटिव असेंबली तो समझना है स्टेट की बात हो रही है और लोकसभा बोलेगा तो समझना नेशनल लेवल की बात हो रही है। राइट। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में होता है, राज्यसभा होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन हो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट हमारा पार्लियामेंट और स्टेट का जो होता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा कौन होगा स्टेट में? If this has to be comprised for state, क्या स्ट्रक्चर होगा? ये तीन जो हमने देखा, अगर स्टेट के लिए कंप्राइज करेंगे तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? स्टेट राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास गवर्नर का नंबर होता है। इसको लिख लो। स्टेट के चार्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली एलए प्लस एलसी प्लस गवर्नर और पार्लियामेंट होता है आरएसएलएस और प्रेसिडेंट। तो सिंस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो हमारे पास पार्लियामेंट था नहीं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम 1909 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम इन्होंने गेट्स ओपन किए थे। It changed the name of the Central Legislative Council to the Imperial Legislative Council. तो जो ब्रिटिश में है, ब्रिटिश में इंपीरियल बॉडी होता है, तो और इसमें नाम चेंज करके इंपीरियल काउंसिल कर दिया था। The member of Central Legislative Council was increased to 60 from 16.
So Indians for the first time Viceroy's Executive Council. ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. This is another important issue. तो पहली बात जो है वाइसरॉय के काउंसिल के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें इंडियंस को अपॉर्चुनिटी मिली थी. तो गवर्नर जनरल की तरह एक और पोजीशन होती थी, उसको बोलते थे वाइसरॉय. तो वाइसरॉय भी जो होता था मैनेजमेंट के लिए जो होता था, इसमें काउंसिल के हेड होते हैं उसको वाइसरॉय बताया जाता था. तो फर्स्ट टाइम इंडियंस को अपॉर्चुनिटी मिली थी वाइसरॉय के इलेक्शन के लिए. और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नवंबर के फर्स्ट. Government of India Act 1919. This act is also known as Monte-Chelmsford Reforms. तो again ये दो लोग गवर्नर जनरल थे. हर 5-6 साल में गवर्नर जनरल चेंज होता था. इससे हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है. तो 1909 का एक्ट देखा था हमने, 1990 का एक्ट है. This is Government of India Act 1919. The central subjects were demarcated and separated from those of the provincial subjects. ठीक है. Provincial. What do you understand by provincial? Central or provincial? क्या डिफरेंस है? हमारे पास हमारे पास पहले स्टेट्स नहीं होते थे, राइट. क्या बोलते थे हम उसको? प्रोविंस बोलते थे. ठीक है. क्यों क्यों बोलते थे प्रोविंस? नहीं, पहले क्या होता था हमारे पास? पहले गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट. क्या होता था? कौन रूल करता था? हमारे पास राजा हुआ, राइट. आज भी राजा है, राजघराना बोलते ना. तो राजा हुआ करते थे हर प्रोविंस में, और इन राजाओं को कंट्रोल करने के रहते थे गवर्नर जनरल. ठीक है. तो हर प्रोविंस को, हर छोटे जैसे मगध, अगर पढ़ोगे तो मगध एम्पायर. ठीक है. अशोका एम्पायर. तो ये सारे यहाँ पे थोड़ी ना चीफ मिनिस्टर था मगध एम्पायर. कौन होता था? राजा हुआ करता था. तो उस राजा के एरिया को प्रोविंस बोला जाता था. तो इट इज लाइक सिमिलर स्टेट का, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट प्रोविंस को करते थे. और एक होता था सेंट्रल. सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस टाइम भी होता था सेंट्रल का. तो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स है उनको डिमार्केट करते हैं या प्रोविंशियल करते हैं. जैसे आज जो है लीगर वाली चीज हमने बोली, लीगर वाले रूल है वो हर स्टेट अपने स्टेट के हिसाब से बना सकती है, अपने कंडीशंस के हिसाब से बना सकती है. नाउ नरेंद्र मोदी कैन नॉट डायरेक्ट दैट हर स्टेट में दारू बिकनी ही चाहिए. नो, वी कैन नॉट से. क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट अलग है. इसको हम बोलते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है. कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है. ठीक है. तो उस लिस्ट में तीनों यूनियन का, स्टेट का और एक होती है कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि दोनों में लॉ होना. ठीक है. जैसे पुलिस, मैरिज, एजुकेशन, ऐसे सब एरियाज में यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है, राइट. तो ये जो ओरिजिन है इसका, यही सब ओरिजिन हुआ कि उन्होंने सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग कर दिया. अब जब हम सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग कर दिया बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सब्जेक्ट, 5 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल रूल बना सकता है. ठीक है. जैसे मान के चलो नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे से कौन सा पता है? राइट. जो रायपुर, नागपुर, कलकत्ता ये रूट होता है. ठीक है. यहाँ से फिल्म वाला जो रोड है ना, हाईवे, वो हाईवे निकलता है राजनांदगांव के लिए. फिर राजनांदगांव से नागपुर, फिर कलकत्ता, मुंबई. तो कितने स्टेट आ गए? 3-4 स्टेट आ गए एक हाईवे के ऊपर. तो क्या इन लोग रूल बना सकते हैं हाईवे पे लेके? नहीं. क्यों? उसका नाम है नेशनल हाईवे और वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बना सकती है. इवन तो उनके स्टेट की बाउंड्री से क्रॉस हो रहा है, स्टिल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो लॉ बनाए.
ठीक है, कुछ उसमें ब्यूटिफिकेशन करना है, इवन पेड़ लगाने, पेंटिंग करनी है रूम में, they cannot do anything on their own, they have to take the permission of central government. तो इसी चीज का origin हुआ है यहाँ से 1919 के एक्ट से कि the subject for democracy, the system of dual hierarchy was introduced. अब dual government का क्या मतलब होता है? राइट, हमारे पास दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ये कंसेप्ट भी चेंज कर रहा है. Under the hierarchy system, the provincial subjects were divided into two parts, transferred and reserved. On reserved subjects, the governor was not responsible to the legislative council. The act introduced for the first time bicameralism at the center. The legislative assembly with 140 members, the legislative council with 60 members. Bicameralism का मतलब होता है हमारे पास दो हाउसेस होते हैं, ठीक है. कैमरलिज्म अगर हम ब्रिटेन की टर्म्स में देखें तो ब्रिटेन में क्या होता है, कैमरलिज्म बोलते हैं. कैमरलिज्म का मतलब होता है हाउस, बाई का मतलब होता है दो. आपके एग्जाम्स कैसे होते हैं, बाई एनुअल, यानी कि साल में दो पेपर होते हैं, आप देखिए एनुअल एग्जाम, राइट. तो बाई कैमरल का मतलब होता है देयर आर टू हाउसेस. तो हमारे पास दो हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. Government of India Act 1935. The act provided for the establishment of All India Federation, consisting of the provinces and princely states as units, though the NYC Federation never came into being. We list the act divided the powers between center and the units into items. We list namely the federal, the provincial, and the confederate. तो 1935 के एक्ट में पहली बार इसको फॉर्मलाइज किया गया. अब उस समय सेंट्रल वर्ड यूज नहीं होता था, फेडरल वर्ड यूज होता था, ठीक है. स्टेट के लिए प्रोविंशियल वर्ड यूज होता था और कॉन्करेंट सेम है, इन दोनों पावर्स के. The federal list of the center consisted of 59 items, provincial list 54 items, concurrent list 36 items. अब इसका मतलब ये हुआ कि there are 59 subject matter जहां पे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. देन देयर आर 54 आइटम जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, एंड 36 आइटम जहां पे दोनों लॉ बना सकते हैं. द रेसिडुअरी पावर्स वर वेस्टेड विद द गवर्नर जनरल. रेसिडुअरी का क्या मतलब होता है? रेसिड्यू का क्या मतलब है? left out, बचा हुआ, ठीक है. The residue goods were written by a group of people. क्या मतलब हुआ? रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ. अब मान के चलो कुछ चीजें बच गई, कहाँ बच गई? जो नंबर ऑफ आइटम्स बताया है, बाहर की चीजें बच गई, तो उस चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है. The act abolished the diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy. It provided for the adoption of diarchy at the center. Introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. The 6 provinces were Assam, Bengal, Bombay, Bihar, Madras, and the United Province. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 prominent province थे, उसमें से 6 province में इन्होंने bicameral system अप्लाई कर दिया. मतलब कि तो ये जो 6 प्रोविंशियल स्टेट्स है ना, यहाँ पे 2 हाउसेस चालू हो गए और बाकी के 5 में नहीं है अभी. तो जो बाई कैमरल सिस्टम है वो पहले 6 प्रोविंसेस में स्टार्ट किया गया था, असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस. दिस प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट. फेडरल कोर्ट को आज क्या बोलते हैं? राइट, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है.
अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया ने पढ़ा था, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उस टाइम काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाता था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड आ गया है। ठीक है, 1919 का एक्ट का नाम क्या है? और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ इंडिया। तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया वर्ड था उसे हटा दिया गया। नाउ इट बिकेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1919 में चेंज कर दिए थे, 1945 में रिटर्न उसमें हो गया कि नाउ इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 it declared India as an independent and sovereign state. sovereign का मतलब क्या होता है? चेक करो sovereign का मतलब next पता है। Sorry? नाम विशाल सर, बोलो मीनिंग बताओ मुझे। किंग और क्वीन, सोवरेन का मतलब रूलर। अंडर एनी राइट। तो अथॉरिटी क्या है? व्हाट इज द अथॉरिटी? A person has supreme power under any authority. तो तुमने क्या बोला सोवरेन का मतलब? बताओ बताओ। ठीक है, तो सोवरेन का बेसिक मतलब होता है सुप्रीम रूलर। एक मीनिंग सुप्रीम रूलर, ठीक है। सुप्रीम मीनिंग क्या होगा? सुप्रीम और अल्टीमेट पावर। तो सोवरेन वर्ड जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए?
पार्लियामेंट के लिए, राइट? दे हैव द ऑल पावर्स रेस्ट विद द पार्लियामेंट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें कोई आउटसाइड कंट्रोल नहीं होता, दे ओनली रिलाई ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर अगर बोला जाए कि आज सेक्युलर पर्सन नहीं, आपको आपके राइट्स फॉलो राइट। हम किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते, सब रिलीजन को इक्वल एक्सेप्ट करते। और उसका मैं कट्टर मुस्लिम हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ मुस्लिमों को फेवर करूंगा। So like the image of Egypt is Hindu Rashtra. We have seen multiple memes, right? कि हिंदू को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, but in reality what, how should the government act? They should not favor any religion. ठीक है, राम मंदिर का जजमेंट, it is completely government favored judgment, right? जम्मू कश्मीर completely government favored judgment. तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि दे शुडंट बी सेक्युलर, otherwise it will be a bias against one religion, right, and favored against one religion, and that is against the fundamental rights. ठीक है, तो कोई भी चीज आप देखोगे ultimately to connect with the fundamental right. That's why I said in the very beginning that fundamental rights is the basis of the constitution. ठीक है, so it declared India as an independent and sovereign state. Now the power rests with the parliament. जो sovereign word यूज किया गया क्योंकि पहले पावर किसके पास होती थी, गवर्नर जनरल के पास. Now the comes with the parliament, not with the prime minister, not with the president. It comes with the parliament. And parliament में कौन elect करता है? We the people. Remember हमारा शुरू होता है we the people of India. तो ultimately we are the sovereign people. हमारे पास we can elect anybody, we can remove anybody. We make the parliament, right? इसलिए बोला गया कि now parliament as the sovereign, India is a sovereign state. Why? Because it is elected by the people of India. Established responsible governments at both the center and provinces, designated the viceroy in India and the provincial governors as the constitutional heads. It assigns dual functions, constituent and legislative, to the Constituent Assembly and declares this dominion legislature as the sovereign body. So same thing. Now, laws made before the Charter Act of 1833 were called regulations, and those made after called acts. So 1800 में कुछ regulations होते थे, तो जब उसमें जो law बनते थे उसको बोलते थे regulation. 1833 के बाद क्या हो गया, एक्ट हो गया. बाद में देखा तो बिल जो है अगर पास किया जाता है तो बोलते हैं एक्ट, पहले से बोलते थे रेगुलेशन. Lord Warren Hastings created the office of district collector in 1772, but judicial powers were separated from the district collector named by the Cornwallis. Now it is a very interesting history. Now हमारे इतना collector क्या कौन होता है collector? अच्छा बताओ कि डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? जिला का मुखिया. अच्छा स्टेट का मुखिया कौन होता है? सेम. डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड यूज होता है ना, वो वर्ड यूज होता है जुडिशियल पावर। आप देख रहे हो, जब एक कलेक्टर को जुडिशियल पावर मिल जाती है तो वो बन जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और जुडिशियल पावर हटा दे तो कलेक्टर। क्या करना, बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर कलेक्टर को जुडिशियल पावर दे दे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या नाम हो जाएगा, और हटा दे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब पहले क्या होता था कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास प्रोविंसेस होते थे, राजा लोग होते थे, प्रोविंसेस होते थे। तो इनका जो टैक्स होता था, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करने का एक आदमी अकाउंट होता था, उसी को बोलते थे कलेक्टर। आज हमारे कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो पोस्ट बनी ना, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये हमारी बनी ब्रिटिश रूल, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई थी इसको। तो मेन जो पर्पस होता था वो ये होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था जो पर्टिकुलर एरिया का सारा टैक्स कलेक्ट होता था, उसी के ऑफिस में आता था, और वो जो टैक्स होता था वो फिर गवर्नर जनरल तक पहुंचाता था। तो एक अच्छी पावर उस टाइम में दी गई थी। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो भी कलेक्टर को दे दिया है। तो इन वन से दैट जो भी रेगुलेशन होता है डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर देखता है, राइट। Yeah, from the powerful authorities of unchecked executive, the Indian administration developed into a responsible government answerable to the legislature and people. The development of the portfolio system and the budget points to the separation of power. जो पहले होता था ना, पहले की पावर होती थी that cannot be checked by anyone, right? आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन answerable है। अभी इंस्टाग्राम में बहुत एक वीडियो चल रहा था, सूरज पूरी कहीं का कलेक्टर था, तो उसने देखा था छापड़ मार दिया, देखा, तो उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों? बिकॉज नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पांसिबल टू द पीपल, यू कैन नॉट डू एनी हार्म टू द पब्लिक बिकॉज जस्ट दैट यू आर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Lord Mayo, this foundation of financial decentralization, the development of local self-government institutions in India. Lord Rippon's resolution was said that the Magna Carta of local self-government is regarded as the father of local self-government in India. A important है, Lord Rippon को father of local self-government in India बोला जाता है। Local self-government क्या होता है? पंचायत सुना है? पंचायत, ग्राम सभा, म्युनिसिपैलिटी, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, पता है? लाइव म्युनिसिपैलिटी में आता है, पता है? नहीं पता? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, इनको बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्राम सभा में क्या होता था? मुखिया होता था गांव का, उसी को हम बनाते थे पंच, इसको बोलते थे पंच, और उसको बोलते थे सरपंच, ठीक है। तो इन लोग होते थे तो इन लोग कंट्रोल करते थे। तो दिस आर द सेल्फ गवर्नमेंट। अपने अमाउंट में आप ही के 10 लोग ऐसे क्लास होते हैं ना, क्लास हेड होता है, क्लास के में एक आदमी को क्लास हेड बनाते हैं, वो क्लास को मॉनिटर करता है, तो इसी को बोलते थे सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, फ्रॉम 1773 to 1858 the British tried power. It was from 1861 Council Act they shifted toward devolution of power in provinces. So later 18th century में और with the beginning of the early 19th century ब्रिटिश की टेंडेंसी थी कि वो सारी पावर अपने पास रखना चाहते थे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? हाँ, अगर सारी पावर मेरे पास रहेगी कि फैन मैं चालू करूँ, लाइट मैं चालू करूँ, लैपटॉप मैं चालू करूँ, और अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 2 बच्चे, एक बच्चे की ड्यूटी लैपटॉप, एक ब्लैक बोर्ड साफ करेगा, वो क्लास नहीं होता था ना,
टीचर के आने से पहले क्या क्या अरेंजमेंट कौन कौन डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब अगर सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो एक ही आदमी सारा काम करेगा। तो यूजुअली गवर्नमेंट्स यही चाहती है कि सेंट्रलाइजेशन हो जाए, so that nobody can interfere with their powers. But early 19th century में decentralization हो गया था. Till 1947, the government of India functioned under the provisions of 1990 Act only. The provisions of 1935 Act leading to federation and Jharkhand were never implemented. The Executive Council provided by the 1990 Act continues to advise the Viceroy till 1947. The modern executive owes its legacy to the Executive Council. तो 1990 एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी, देखा था। अब यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगे चल के आज हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कौन होता है कैबिनेट मिनिस्टर? अब जब कोई पार्टी बनती है, ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि हम लोग बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी है, अब पार्टी सिलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, राइट? ठीक है, हर कैंडिडेट इंडिविजुअल अपने अपने जगह से प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो आप लोगों ने बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगी कि वो अपनी कैबिनेट बना सकता है। हम बोलते हैं ना मोदी कैबिनेट, क्या मतलब है? Finance Minister, Defense Minister, Railway Minister, Textile Minister, तो मैं चुनूंगा कि ये रेलवे संभालेगा, ये फाइनेंस संभालेगा। ठीक है, दिस इज माय पावर, मैं अपनी कैबिनेट फॉर्म करूंगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंट्रल लेवल पे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो अपनी काउंसिल सेट करते हैं। इसलिए बोला जाता है पॉलिटिक्स अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पूरा सिस्टम, क्योंकि जो मिनिस्टर बनता है वो अपने आदमी से सेलेक्ट करता है। ठीक है, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आईएएस भी अपने साथ चीज कर रहे हैं। अगर जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट से कांग्रेस आई ना, सारे आईएएस का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अपना ही आदमी बैठाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाके उनका काम करने के लिए। तो यही सिस्टम पहले गवर्नर जनरल भी करते थे कि जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और फेवरेबल काउंसिल होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Now last, members of the provisional assembly indirectly elected members of the constituent assembly. The assembly served as the first parliament of independent India and was met on 9th December 1946. This is important. 9th December 1946 को first time हमारी independent constituent assembly. After independence, the assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the chairman and began drafting constitution. Again, very important. Dr. Rajendra Prasad, first ever chairman of independent India. Constituent assembly का पहला chairman कौन पूछा जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद. Dr. Ambedkar became the head of the drafting committee. Again, very important. Dr. Ambedkar head of the drafting committee और इसको father of the constitution भी बोला जाता है। ठीक है, इनके गाइडेंस पे constitution को बनाया गया था। After more than 2 years of deliberations, the assembly finally approved the constitution on 26 November 1949. तो आपको 26 जनवरी बोल रहे थे, गलत है। 26 November 1949 को फाइनलाइज हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, फंक्शन में आया था। तो इसलिए उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। Finally adopted the constitution on 26 January. India formally became a fine. These are the very basic. We will revise it in next class. Sovereign का मतलब, रिपब्लिक का मतलब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? Please keep this in mind. Right. Of course, at the first class, I'm not expecting that you had a prior knowledge of this thing, but now you have it. अब पता चल गया चीजें clear? Any doubts so far?
8 डाउट्स 1909 एक्ट का क्या नाम था? क्या नाम था? 1935 का क्या नाम था? राइट 1909 कौन से दो गवर्नर के नाम पे रिफॉर्म्स बना था? ऑलरेडी 1990 देखा नहीं है कोई सिंगल है वो 1967 we will not make the notes of your own, you will not be able to clear it. 100% surety. खुद के नोट्स नहीं बनाओगे चीजें याद नहीं रहेंगी। सुनते हैं मेरी क्लास को तो इसलिए एट अ मोमेंट नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, राइट? तो 1990 एक्ट में कौन से गवर्नर्स के नाम पे बना? टू हाउसेस के फॉर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हेड कौन सा और ड्राफ्टिंग कमेटी का ठीक है फिर लेट दिस क्लास नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना फिर